आई होप यू आर फिट एंड फाइन। और मैं आगे आप लोगों को बसंत लेसन से पार्ट 5 मिठाई वाला बताने जा रही हूँ, जो एक कहानी है। और यह कहानी एक व्यक्ति की है जो अपने किसी हादसे में अपने बच्चों को खो देता है, अपने परिवार को खो देता है। तो उसको उस गम को भुलाने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए वह इन बच्चों को खिलौने, मिठाई बांटता है और कम पैसों में ये सब चीजें दे के जाता है। तो उसको बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है। लेकिन गांव की एक औरत है, लेडीज है, वो उसको पहचान जाती कि यही व्यक्ति खिलौने देने आता है और यही व्यक्ति मिठाई देने आता है। तो वो उससे उसके जीवन के बारे में पूछना चाहती है। और चूंकि पहले की जो लेडीज थी वो दरवाजे के पीछे से ओर से पूछती थी, तो वह भी अपनी सास से यानी दादी से को आगे करके उसके माध्यम से ये क्वेश्चन उससे पूछती है और वो अपने जीवन के बारे में इस तरह से आपको बताता है। ठीक है, तो आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर, मतलब जो रुक नहीं सकता, हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त यानी कि स्नेह से भरपूर कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर, चिक मतलब एक पर्दा टाइप होता था जिनके पीछे लेडीज से रहती थी और वहीं से बात करती थी, उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते। अंतर्व्यापी मतलब गलियों और उनके अंतर्व्यापी मतलब गली और उनके बीच बीच में छोटे छोटे जो उद्यान हैं उनमें जो बच्चे खेलते, तो इठलाते हुए ने इठला कर बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पोटली खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब खुश होते, प्रसन्न हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका अपनी भाषा में बोलते वो लोग। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछल कूदने लगते और तब वह फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका एक मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। तो मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। मतलब उनको बहुत खुशी थी और वो इस खुशी को इस तरह से बता रहे थे और इस तरह से वो लोग मतलब व्यक्त कर रहे थे अपनी खुशी और बहुत अच्छा लग रहा था उनको, प्रसन्न थे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने के लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी, मतलब थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग में ये बात आई और फिर अपने काम में लग गई और फिर कभी इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, उसको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली भी बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला उसमें क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक है, लिखा हुआ, ठीक है, अमिक लिखा है, अधिक है, वो अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? मतलब लोग आपस में उसकी बात की चर्चा करने लगे। तो आपस में चर्चा करके वो क्या बोलने लगे, क्या वह खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी
प्रकार का भी वह था तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन उसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण याद आया, यानी उसको खिलौने वाले की याद आया, उसका स्वर मतलब। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और फिर उससे मुरली वाले को बुलाओ तो मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते, मतलब कहने का कि बच्चे जो थे वो उसको देखकर इतने खुश हुए और दौड़ के उसके पास आए। बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, खूब खुश हुआ। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, इतनी जल्दी हम नहीं जाएंगे, आराम से हम देंगे। बेचने तो आई हैं और हैं भी उस समय मेरे पास एक एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने पैसे में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। मतलब बेचने वाला ऐसे ही बोलता है ना आपको कि मैं इतने में ही देता हूँ, पर आपको इतने में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे अभी सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मतलब जो ग्राहक और मतलब लेने वाले और देने वाले की, ग्राहक और विक्रेता की जो बातें होती हैं वो इस तरह की बातें हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ होकर बोला। कहने का मतलब कैसे बोला, उदार, बहुत अच्छे ढंग से बोला वह। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है ना। मतलब ग्राहकों का कई काम होता है कि वह, मतलब इस तरह से बोले कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो, कुछ हमारे इधर प्रांत में भी ऐसी भाषा बोली जाती है, 2 ठो यानी गिनती के बाद यह लगाना। 2 मुरलियाँ लेकर बाबूजी फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की? अच्छा, यही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही निकाल के रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस दो। ठीक हो गया हिसाब ना, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी यह ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मतलब बच्चों के साथ उसकी बातें चलती और फिर वह बेचकर और आगे बढ़ जाता। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है।
भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस समय मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। उसी समय मुरले वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, है ना। और आगे का तेज स्वर सुनाई दिया। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और यह स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें, यानी स्नेह से भरपूर, याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, धुंधली हो गई। मतलब यहाँ पर क्षीण का मतलब धुंधली, यानी जब वो दूर चला जाता है तो जो तेज़ आवाज़ थी वह धुंधली होती चली गई, और यहाँ पर उसकी जो याद थी वह भी धीरे धीरे धुंधली हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अंजानुलिमित केश राशि सुखा रही थी, मतलब हाथों से अपने बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तभी उसको अचानक मतलब फिर से इसी तरह की आवाज़ आई। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर के आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा आए वो, हाँ, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर ठहराओ मतलब उसको बिठाओ और उसको मैं मोल भाव करूँ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट से मैं बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आ। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती। कितनी दूर? चटपटी, गोल, फलदार गोलियाँ पैसे की 16 देता हूँ। मतलब कहने का वो टॉफ़ी लेकर आया था, मतलब उस टाइप की मिठाई। तो दादी से उसने मिठाई के बारे में ये सब बोला कि इतनी इतनी मिठाइयाँ हैं और इस तरह से ये मिठाइयाँ हैं। तो दादी माँ क्या बोली? दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। दादी, रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मुरली मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूब गया। दुख, शोक, विचार, आश्चर्य। इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई, मतलब रुक नहीं रही थी, बातें पूछना चाह रही थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, वही यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा सुख, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मतलब तुम्हारा कोई खर्च न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। मतलब वो उससे एक आत्मीय ढंग से जुड़ जाती है और उनसे सब बातें पूछती है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले,
इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागजी की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। जब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। भगवती प्रसाद जी वाजपेयी जी की ये लिखित थी। और इस कहानी में मतलब वह अपनी पत्नी बच्चों को खो देता है, या तो किसी हादसे में, या उनकी मृत्यु हो जाती है, या असमय मृत्यु हो जाती है, या किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, यह वह नहीं बताता। लेकिन वह कहता है कि मुझे लगता है कि इन बच्चों में मुझे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। यदि वो जन्मे होंगे तो वो इन्हीं बच्चों में होंगे, इसलिए मैं यहाँ आकर और मिठाई बेचता हूँ और सुख की प्राप्ति करता हूँ। तो ये थे आपकी कहानी, यानी आपका ये मिठाई वाला। और अब इसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन